हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज के इस अंक में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके समक्ष हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 20 आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सारे पार्ट्स आशा है आप सब रिवाइज जरूर कर लिए होंगे और बहुत फायदा भी देखने को मिला होगा। यहाँ से पेपर 1 में 60 क्वेश्चन आपको बन के निकल कर आएगा। जिसको पेपर 1 को जरूरी होगा सिलेबस को देख लीजिएगा, डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराया हुआ है। बाकी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ना न भूले, वहाँ पे चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, खुल जाएगा। यूट्यूब सारे लिंक को प्रमोट नहीं करता है, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है कि टेलीग्राम खुल नहीं रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। तो देख लीजिएगा, यही प्रॉब्लम होता है। यूट्यूब अलग अलग जो लिंक होता है उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ और क्विज के लिए। बाकी जो है से आपका कोर्स जल्दी से लॉन्च होने वाला है, तो उसको आप लोग जरूर जो है से ज्वाइन कीजिएगा पेपर 1 के लिए। चलिए देखते हैं आज, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतना अपेक्षा तो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करता हूं तो। 2 और 2 डैश नहीं होते। क्या नहीं होते? 1 से 2 तक आपको उचित शब्द भरना है खाली जगह में। 2 और 2 डैश नहीं होते। क्या नहीं होते? 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 नहीं होते, या फिर 22 नहीं होते। तो 2 और 2 जो है कभी भी 5 नहीं होते ना। 2 और 2 कभी भी 5 नहीं होते, असंभव चीज़ है। तो यह एक मुहावरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह एक मुहावरा है। 2 और 2 5 नहीं होते, ठीक है। चलिए, मुहावरा मुहावरा याद आ जाता है ना, कब मुहावरा ही होता है सही, व नहीं होता है, वह होता है। तो देख लीजिएगा मुहावरा। तो 2 और 2 5 नहीं होते, ये इसका सही हो जाएगा, असंभव चीज। 3 डैश करना क्या होता है? 3 डैश करना, 3 5 करना, 3 4 करना, 2 करना, 3 2 करना, या फिर 3 7 करना। क्या होना चाहिए? तो सही आप लोग पढ़े होंगे ये अच्छी मुहावरा लोकोक्ति कि 3 5 करना क्या होता है? 3 5 करना। 3 5 करना का क्या अर्थ है? 3 5 का करना का अर्थ होता है चालाकी करना या चालाकी दिखाना, ठीक है। तो यही होता है चालाकी दिखाने के लिए 3 5 करना। आप लोग यूज भी करते होंगे कि 3 5 आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हो ठीक है तो उसको बोलते हैं। बाकी आप लोग यूज करते ही होंगे, समझदार है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया। बाकी एक यहाँ से मैं आप लोग जैसे 3 13 करना, 3 13 करना का क्या अर्थ होता है? पढ़ा चुका हूँ ना, बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का दूत के लिए एक शब्द क्या होगा? राजा का दूत के लिए एक शब्द क्या होगा? मंत्री, मेघदूत, दूतावास, या फिर राजदूत। तो राजा का दूत के लिए राजदूत होगा। जो राजा का दूत होता है उसको हम लोग राजदूत बोलते हैं। राजदूत हो गया, दूतावास हो गया, मेघदूत हो गया। सारा में देखिएगा ना आप लोग तो तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। यहाँ से ना क्या होगा? तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेघ का दूत, दूतावास दूत के लिए वास, और राजदूत राजा का दूत। यहाँ से काके की वगैरह के लिए वगैरह का जो आ रहा है यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कारक का, तो इसमें तत्पुरुष समास में ही आता है। तत्पुरुष समास का टोटल 6 भेद होता है, समास का ही 6 भेद होता है। चलिए हो गया। तो ये हो गया राजदूत। मेघदूत एक कालिदास की रचना भी है ना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं आपको जब सिलेबस बताया था तो ये चीज़ मैं डिस्कस किया था कि पूरा गोल्ड लिटरेचर तो पूछेंगे नहीं आपसे, बट हाँ ऐसे से कुछ इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है जो कि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उसे पूछ सकते हैं, उसका राइटर वगैरह का नाम या कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो उसे भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये राजदूत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? अजर, अजेय, अज्ञात, अभूत, या फिर विजयी। तो जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय बोलेंगे। क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसको इनविंसिबल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अजेय, अजर, और क्या होता है? अजर मतलब होता है जो कभी बुढ़ा ना हो। क्या होता है? अजर मतलब होता है कि जो कभी बुढ़ा ना हो, और अमर मतलब होता है जो कभी मरे नहीं। अमर का क्या अर्थ होता है? जो कभी मरता नहीं है, तो उसको बोलते हैं अजर अमर। और समझ में आ रहा है? तो यही होता है। क्लियर? तो हो गया। अभूत मतलब तो समझ, अज्ञात मतलब जिसका आता पता लापता हो ना, जिसके बारे में पता नहीं हो, ठीक है, तो उसको अज्ञात बोलते हैं। अभूत मतलब अभी बीता हुआ चीज़ नहीं है। और विजयी मतलब समझते होंगे जो जीत चुका है उसको विजयी बोलते हैं। और कुछ अजय आंसर हो गया ना। जहां जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुदूर, दुर्गम, दूरस्थ, या फिर कठिन, या फिर पर्वत। तो जहां पे जाना कठिन उसके लिए सुदूर यूज होगा, दुर्गम होगा, दूरस्थ होगा, कठिन होगा, या पर्वत होगा। सिंपल सी बात है, जहां पे जाना कठिन हो वहां पे दुर्गम होगा। क्या होगा? दुर्गम। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा आपका सुगम। नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा सुगम है, यानी कि आसान है। तो दुर्गम होता है कठिन, और उसका होता है उल्टा हो जाएगा सुगम, यानी कि आसान। ओके। चलिए, सुदूर मतलब होता है दूर स्थित ना। सुदूर मतलब क्या होता है? सुदूर मतलब होता है दूर स्थित। पर्वत अभी पहाड़ होता है, गिरी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो पहाड़ों के बीच जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच जाने के मार्ग को क्या कहते हैं आप लोग? रास्ता, गुफा, दर्रा, सड़क, या फिर टीला। तो आप लोग देखे होंगे दो पहाड़ है। क्या है? दो पहाड़ वगैरह है ऐसे पूरा। ओके।
तो दो पहाड़ है, तो दो पहाड़ के बीच जाने का एक बीच में देखिएगा यहाँ से कुछ रास्ता ऐसे बना हुआ है। क्या है? रास्ता ऐसे बना हुआ है। तो रास्ता जब ऐसे बना होता है तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो इसको आप लोग बोलते हैं दर्रा। क्या होता है? दर्रा बोलते हैं। जैसे कि नाथुला पास सिक्किम में जानते होंगे, तो ठीक है, तो दर्रा उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिए। तो घोड़े की दौड़ में एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था, कहाँ पे गड़बड़ी है बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरह से आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो बार बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉन्सेप्ट पर 1000 तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन पर नहीं। घोड़े की दौड़ में एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था। गड़बड़ी पार्ट नंबर आपको सी में है, सी है, बी में तो टिक लगा लीजिएगा। गड़बड़ी कहाँ पे है? तो देखिए एक वर्ड क्या है, एक वर्ड है जैसे संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। क्या आता है? संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से बताएगा आपको, तो इसमें घोड़ा के बारे में एक बताएगा। क्या बताएगा? घोड़ा के बारे में बताएगा। तो एक घोड़ा पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक घोड़ा पहले आना चाहिए। उसके बाद घोड़े की दौड़ में एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, ये होगा सही ना। चलिए ये हो जाएगा आपको क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी था। फिर से है, आपको जो जिस पार्ट में गड़बड़ी है उसको बताना है। आज के वर्तमान युग में चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहना होगा। लाइफ में कभी भी देखिए चुनौतियां कभी खत्म नहीं होने वाला। आप लोग सोचिएगा कि जॉब हो जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जी नहीं। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग कुछ भी चले जाए, कहीं भी चले जाएं, प्रॉब्लम आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम का थोड़ा सा वर्जन हो, जैसे कोरोना का अलग अलग वर्जन निकल के आता है, उस तरह से प्रॉब्लम का वर्जन बन के निकल आएगा, लेकिन प्रॉब्लम लाइफ से खत्म नहीं होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम लाइफ से खत्म नहीं होने वाला है। तो प्रॉब्लम का डटकर सामना करने के लिए हमेशा आप लोग लाइफ में तैयार रहिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम का बस शेप साइज बदलेगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। जिस तरह से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है उस तरह से प्रॉब्लम भी खत्म नहीं होने वाला है। तो सबको साथ लेके चलना होगा आपको और मैनेज करके चलना होगा। आज के वर्तमान, अब बताइए कि इस पार्ट में आज की क्या जरूरत है। वर्तमान का तो मतलब ही होता है ना आज के समय का, तो इसमें आज का वर्ड सुपरफ्लुअस यानी कि आवश्यकता से अधिक चीज़ है, तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, त्रुटिपूर्ण खंड का चयन करें। शायद मेरी कलम, दो बार कलम क्यों हो गया है? शायद मेरी कलम आपके पास है। क्या है? शायद मेरी कलम आपके पास है। इसमें क्या होगा? कोई त्रुटि नहीं है, या फिर ABCD कहाँ पे गड़बड़ी है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो पार्ट नंबर बी में गड़बड़, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं है। दो बार नहीं लिखा रहा है, एक बार दो बार लिखा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार ही है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी डाल लीजिए। क्यों? शायद मेरी कलम आपके पास, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए मेरी लगा हुआ है, तो इसमें कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है ना। चलिए, मेरी कलम आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिए। सेठ लल्लूमल, कौन सा है? सेठ लल्लूमल की एक मिठाई और नमकीन की एक दुकान है। इसमें कहाँ गड़बड़ी है? तो देखिए इसमें गड़बड़ी देखने को मिलेगा पार्ट नंबर बी में। बी है आपका बी में, तो बी को टिक लगा लीजिए। कहाँ गड़बड़ी है? तो सेठ लल्लूमल की एक मिठाई, एक मिठाई का क्या सेंस होता है? एक मिठाई कहने का सेंस होता है कि उसके पास पूरा दुकान है, उसमें एक ही मिठाई है, ठीक है। लेकिन दुकान में तो एक मिठाई होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ लड्डू रखिएगा तो कौन लेने वाला है, ठीक है। सिर्फ लड्डू रखिएगा तो कौन लेगा, मतलब बिक सकता है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता। मिठाई की एक दुकान हो सकता है, सिर्फ लड्डू रखा जाए तो भी बिकेगा। लड्डू का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अगर क्वालिटी रहेगा तो कोई भी चीज़, एक भी चीज़ बिकेगा। तो सेठ लल्लूमल का एक मिठाई और नमकीन की दुकान नहीं होगा, सेठ लल्लूमल की मिठाई और नमकीन की एक दुकान है। एक को हटा दीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि एक ही मिठाई का दुकान है सिर्फ, ठीक है। क्या है? एक ही मिठाई की दुकान है, लेकिन यहाँ पर सेंस जा रहा है कि यहाँ पे मिठाई बोल दिया और नमकीन बोल दिया, तो ऐसा ही दो चीज़ हो गया, तो एक मिठाई का सेंस तो ऐसे ही हट गया। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। एक वर्ड हटा सकते हैं यहाँ से। फूल कर कुप्पा होना, फूल कर कुप्पा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सनक सवार होना, खुशी से इतराना, खुशामद करना, या फिर असंभव को संभव करना। क्या होता है? देखिए जो फूलकर कुप्पा होना, कुप्पा समझते हैं? कुप्पा एक बड़ा सा बर्तन टाइप से होता है ना, घी रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होता है, फूल के एकदम मतलब लगेगा कि कुप्पा हो गया, बहुत बड़ा दिखता है वो, तो उसको कुप्पा बोलते हैं। तो फूल कर कुप्पा होना मतलब खुशी से इतराना। क्या होता है? खुशी से इतराना। अब इतराना का अर्थ आपको समझ में आता है? जो देहात से हैं, गांव के रीजन से, उनको भी समझाता हूं, और जो शहर से हैं उनको भी समझाता हूं। इतराना को अंग्रेजी में स्वैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैग। और जो देहात से बिलोंग करते हैं उनके लिए याद रख लीजिएगा अगराना। समझ में आ चुका होगा इतराना का अर्थ। तो सोचिए कि जो बहुत ज़्यादा अगरा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कि फूल के कुप्पा ज़्यादा मत हो, ठीक है। कभी गिरे ना धड़ाम से तो मुँह के बल गिरोगे, और उसको अंग्रेजी में स्वैग बोलते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका
खुशी से इतराना यानी कि फूलकर कुप्पा होना, खुशामद करना, तलवे सहलाना इसका होता है ना, एक मुहावरा है। नेक्स्ट होता है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव तत्सम शब्द बताया था आपको। तद्भव मतलब होता है संस्कृत से कोई शब्द अगर थोड़ा सा परिवर्तन करके ले लिया जाता है तो उसको तद्भव बोलते हैं, और अगर एज इट इज ले लिया जाता है, जैसा है वैसा ही उठा के ले लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द। तो बाकी सारे जितने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे जो है से तत्सम है एक्सेप्ट वन। तो उसी वन को खोजना है कि कौन सा तद्भव है। दिवस, कपास, स्कंद या फिर अंधकार, क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए कपास। कपास शब्द जो है से तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? इसका तत्सम होता है करपास। क्या होता है? करपास से जो है से कपास निकल कर आया है। ओके, बाकी सारे शब्द तत्सम है। तो तत्सम है तो इनका तद्भव रूप यहाँ से बताता हूँ। दिवस जो होता है, दिवस का तद्भव रूप होगा दिन। दिवस का तद्भव रूप दिन होगा। स्कंद मतलब का तद्भव रूप कंधा होगा ना। स्कंद का क्या होगा? कंधा, याद रखिएगा। और अंधकार का तब लोग जानते होंगे, अंधकार का जो तद्भव रूप होगा वह होगा अंधेरा। तम, तिमिर, अंधेरा, अंधकार, ये सब पढ़े हैं ना इसका पर्यायवाची शब्द। ये हो गया कपास। कपास का क्या होगा? तत्सम करपास। बाकी सारे जो है से तद्भव था, बाकी इसका तत्सम करपास हो गया। बाकी सारे सब तत्सम से थे, उनका जो तद्भव रूप क्या होगा सारा लिख दिया। देख लीजिएगा अच्छा से, तत्सम तद्भव में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा युग्म में सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि बताना है। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसमें बताना है कि कौन सा शब्द का युग्म है, इसमें सारे के सारे शब्द जो है से शुद्ध है। हस्तक्षेप प्रेक्षेपाशास्त्र बोला गया है, प्रेक्षेपास्त्र। निरीक्षण साप्ताहिक, साप्ताहिक है। पुष्टि या फिर अनाधिकार लिखा हुआ है। रीतिकाल या फिर क्षत्रिय, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए वही सारा इसमें शब्द शुद्ध है। बाकी सारे शब्द जो है से अशुद्ध के अंतर्गत आते हैं। जैसे निरीक्षण को देखेंगे तो निरीक्षण कैसे लिखा जाता है? तो निरीक्षण लिखा जाता है आपका ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है निरीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। तो एक युग्म तो हो गया आपका, निरीक्षण और साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है। पुष्टि कैसे लिखा जाता है भाई? तो पुष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है, पुष्टि इस तरह से लिखा जाता है ना, पुष्टि। क्लियर? यहाँ पे मूलधन सा होता है ना। चलिए, और यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होता है। लोग सोच रहे हैं अनाधिकार, अनाधिकार शब्द नहीं होता, अनाधिकार शब्द अशुद्ध है। इसका होता है अंधिकार। क्या होता है? अंधिकार। अनाधिकार होता ही नहीं है। चलिए, रीतिकाल कैसे लिखाता है? तो रीतिकाल आप लोग को देखने को मिलेगा रीति, र में बड़ी की मात्रा, त में ई छोटी की मात्रा, रीतिकाल। और क्षत्रिय कैसे लिखाएगा? क्षत्रिय में यहाँ त्र जो था उसमें छोटी की मात्रा लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ओके, संयुक्त छ जो है से त्र और ज्ञ और स्र, ये सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आंसर कहाँ चला गया? आंसर हो गया हस्तक्षेप। प्रक्षेपास्त्र बुझाता है ना, प्रक्षेपास्त्र होता है आपको मिसाइल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग दो चीज होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल होता है, पढ़े हैं दोनों में डिफरेंस? बताइए जरा किसको किसको पता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है, बताया जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कीजिए, कैसे पढ़ाई चल रहा है। इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बताया जाए कि कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले आते हैं। मैं तो पहले ही बताया था कि एक बार गाय पर लेख लिखने के लिए जो बोला गया था तो 10 बार आप लोग गाय गाय लिख दिए थे, तो टीचर क्या बोले थे कि देखो बाबू बार बार गाय गाय नहीं लिखना है, गाय गाय की जगह पे आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो गाय 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 बार बार आ जाएगा, ठीक है। तो गाय गाय बार बार नहीं लिखा जाता है, तो सर्वनाम का यूज करते हैं ताकि लैंग्वेज थोड़ा सा भद्दा ना लगे, ठीक है। चलिए, तो बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, हम मतदान नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्या हो गया, मतदान कीजिए जाकर। जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है, पता चल रहा है। तो गड़बड़ी है आपका पार्ट नंबर सी में, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी नहीं रहते हैं, वे सुखी रहते हैं, मीनिंग करना चाहिए, ठीक है। जो परिश्रमी करते हैं, पोर्टल का सेंस देना है, तो जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह तो वही तो नहीं होगा, वे ही सही वर्ड जाएगा ना। जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं, यही जाएगा, वही वर्ड नहीं लगेगा, वे सही सेंस यहाँ पे देगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, क्या है, संधि विच्छेद किसका गलत है। निर्धन में निर प्लस धन है, प्रत्यक्ष में प्रति जोड़ अक्ष है, उसके बाद पुरस्कार जो है,
पुरस्कार जो है से पुरः प्लस कार है और संरक्षक का समजोड़ रक्षक है। किसमें गड़बड़ी है? इस क्वेश्चन में बताइएगा, अक्ष जो है ना, अक्ष किसी एक नाटक का पात्र है, बता सकते हैं उस नाटक का पात्र, अक्ष जो है किसी नाटक का एक पात्र है, बता सकते हैं वह अक्ष किसमें है? बताए, देखते हैं जरा किसको किसको पता है। अक्ष किसी नाटक का पात्र है। चलिए, तो देखिए इसमें गड़बड़ी किसमें है? संधि विच्छेद जो है ना से आपको निर्धन में देखने को मिलेगा। क्या है? निर्धन गड़बड़ है ना। निर्धन का संधि विच्छेद ऐसे नहीं होता है, नि प्लस धन। क्या होता है? नि प्लस धन, निर्धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें व्यंजन संधि आता है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसमें विसर्ग संधि आएगा। क्या आता है? इसमें विसर्ग संधि आएगा, नि प्लस धन। विसर्ग दिख रहा है ना। चलिए, अब बाकी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है। बताया था ना आपको, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। किशोरीदास थे, आचार्य किशोरीदास, उनके द्वारा कहा गया है। निम्न से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा समझते हैं ना, जो किसी के भाव के बारे में, गुण वगैरह, दोष वगैरह के बारे में बताता है, उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तीक्ष्णता, कमाई, यौवन या फिर किशोर। तो देखिए सारा का सारा तीक्ष्णता, कमाई, यौवन एक देखने को मिला होगा। ये सब स्टेज है ना, यौवन तो एक स्टेज है। ओके, कमाई वगैरह ये सब भी देखने को मिलेगा। ये सब भाववाचक के अंतर्गत आता है, किसी के भाव के बारे में बताता है। लेकिन किशोर का मतलब क्या होता है? किशोर का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं किशोर। तो किशोर एक भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, किशोर ऐसे भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसे देखिए किशोर अगर लड़का का नाम होगा तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वैसे किशोर का अर्थ एक और होता है। क्या? तो किशोर का अर्थ होता है, आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो बालक होता है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। आप लोग समझे होंगे, समझते होंगे, एडोलसेंस का पीरियड, तो वह किशोर बोलते हैं उसको। तरुण, वयस्क, किशोर वगैरह होता है ना, तो सारा स्टेज। तो इस तरह से आपको जातिवाचक संज्ञा में जा सकता है। अगर लड़का का नाम अगर का सेंस मिले तो व्यक्तिवाचक में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा किशोर नहीं था, बाकी सारे हैं ना, लड़कपन, बड़प्पन, ये सब देखे होंगे आप लोग, चतुराई। अस्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का आप लोग यूज करते हैं? स्पृश्य मतलब होता है ना जिसको छुआ जा सके। अस्पृश्य मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग छू सकते हैं ना, उसको बोलते हैं आप लोग अस्पृश्य। तो इसको अस्पृश्य बनाने के लिए हम लोग उपसर्ग का यूज कर सकते हैं ना। अनुसारा जो है अलग अलग वर्ड को उल्टा बनाने के लिए ही होता है ना। चलिए, इसमें उपसर्ग लगा देंगे तो यह उल्टा बन जाएगा। अस्पृश्य मतलब हो जाएगा जिसको छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है, गड्ढा, आशा, खाई या फिर चौकट। तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे जो शब्द, मगर बाकी के सारे के सारे शब्द तद्भव है ना, बाकी सारे के सारे शब्द तद्भव हैं। एक ही शब्द है जो तत्सम है, वह है आशा। तो आशा शब्द तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? आशा का तद्भव आस होगा। क्या होगा? आस। तो इसको पता होना चाहिए। तत्सम तद्भव शब्द आपको रटने ही पड़ेंगे ना, उसका बहुत बड़ा लिस्ट होता है। ओके, वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो अभी देखते हूँ। तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा आपको जो ऐसे तद्भव रूप आस हो जाएगा। बाकी सारे के सारे शब्द यहाँ पे तद्भव हैं, तो इसका तत्सम भी जाना जरूरी होगा। तो गड्ढा का तत्सम तद्भव रूप होगा, तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम होगा आपका गर्त। गर्त समझते हैं ना, गर्त आपको बोलते हैं ट्रफ को, अंग्रेजी में इसको ट्रफ बोलते हैं ना, गर्त को। ट्रफ और स्ट्रिंग तो पढ़े होंगे ना जब वेवलेंथ पढ़ रहे थे। तो खाई क्या होता है? खाई होता है, आप लोग को देखने को मिलेगा, खाई का जो है ना ये तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम खाती होता है। क्या होता है? खाती। ठीक है, खाती होता है, वो खाती बड़ी मत लगा दीजिएगा, अलग मीनिंग हो जाएगा। और इसका जो चौकट होता है इसका चतुष्काष्ठ होगा। क्या होगा? चतुष्काठ होगा ना। चतुष्काष्ठ समझते हैं ना, चौकट ऐसे होता है, चार लकड़ी से मिलकर ऐसे बना होता है चौकट। ओके, वही चौकट है जिसमें ठोकर आपको बार बार लग चुका है। गांव में जिसका घर होगा, ठीक है, मेरा भी घर गांव में है, तो गांव में जिसका घर होगा तो देखे होंगे कि चौकट रहता है। क्या रहता है? चौकट रहता है, तो उसमें आते जाते लोगों को चोट भी लगता है। ठीक है, तो वही चौकट है। तो चतुष्काष्ठ बोलते हैं, वह उसका तत्सम रूप है। तद्भव रूप आपका चौकट देखने को मिलेगा। खाती इधर का होगा ना, जैसे मैं यहाँ बताया था, हर्षिकार की मात्रा है, हर्षि को हर्ष विकार भी बोलते हैं। जैसे हर्षिकार हम बोलते हैं, लेकिन हर्ष विकार होता है सही। जैसे दो चीज बताया था आपको, बताया था ना, याद है कि भूल चुके हैं? क्या था? अरि। क्या बताया था? अरि और एक अरि, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। यह अरि मतलब होता है स्त्री के लिए। क्या होता है? स्त्री के लिए। और यह अरि मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाता है। उसी तरह से वह खाती था ना, तो बड़ी की मात्रा मत लगा लीजिएगा, अरि। ओके, चलिए, मैं इसको ना एक बार कॉमन सेंस के बेस पे ही मतलब इसको सही कर लिया था, अरि का अर्थ। ऐसे बताएं क्यों? क्योंकि मैं शायद कुछ देख रहा था सीरियल वगैरह तो सीरियल भी थोड़ा कभी कभी देख लेता हूँ मनोरंजन के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल कोई नहीं देखता हूँ, पहले देखा था। ओके,
कोई एक सीरीज होता है तो खत्म कर देता हूँ, बाद में मैं उलझता नहीं हूँ, ठीक है। तो उलझा मत कीजिएगा सीरियल में ना, सीरियल एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें अगर बच जाइएगा तो जीवन बर्बाद कर देगा वो, ठीक है, बहुत बड़ा बेकार चीज़ है। तो सीरियल में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। जॉब ले लीजिए, उसके बाद देखते रहिएगा। तो ये हो जाता है। तो इसको कॉमन सेंस से बेसिस कर लिया, क्योंकि मैं सुना था कि अरे सुनती हो, एक जो स्त्री थी दूसरी स्त्री को पुकार रही थी, तो वहाँ समझ में मुझे आ चुका था कि लड़की को बोला जाता है। तो यह आशा हो गया, इसका देख लीजिएगा तद्भवरूप आस हो जाएगा, बाकी सारा याद रख लीजिएगा। यही खाई है खाती बोलते हैं इसको, हर्षी कार की मात्रा बड़ी मत लगा दीजिएगा। उन्नयन का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन जोड़ नयन, उत जोड़ नयन, उ प्लस नयन, या फिर उनन नयन, क्या होना चाहिए? उन जोड़ नयन। तो देखिए इसमें गड़बड़ी है आपका, देखने को मिलेगा सारा गड़बड़ है। एक शब्द सही है, वो है आपका बी, उत प्लस नयन। यहाँ पे व्यंजन संधि देखने को मिलेगा आपको ना, उत प्लस नयन, उन्नयन हो जाएगा ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उन्नयन समझते हैं। इसको आप लोग एलिवेशन बोलते हैं ना, एलिवेशन पढ़े हैं 10th क्लास में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसको उन्नयन बोलते हैं। और एक इसका उल्टा अवनमन हो जाएगा ना, उन्नयन का अवनमन हो जाएगा उल्टा, जिसको आप लोग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा कीजिए आप लोग। दाता का विलोम शब्द बताइए, दाता का विलोम शब्द क्या होगा? विधाता, याचक, अमीर या फिर सेठ। तो दाता मतलब होता है मांगने वाला, क्या होता है? दाता मतलब होता है मांगने वाला, तो ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। दाता का अर्थ होता है देने वाला, दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो इसका अर्थ होगा, यानी कि उल्टा शब्द होगा मांगने वाला। तो मांगने वाला के लिए हम लोग याचक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? याचक। जो कोई चीज़ को मांगता है उसको बोलते हैं याचक, क्लियर। तो इसका उल्टा शब्द बी हो जाएगा। अमीर से विधाता नहीं, विधाता नहीं हो, विधाता भगवान होते हैं, ईश्वर। क्वेश्चन 21 देखते हैं, अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंकुश, नतीजा, नियंत्रण, अवसान या फिर लुप्त, क्या होना चाहिए? तो देखिए अंकुश का अर्थ होता है, आपको देखने को मिलेगा नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना होता है अंकुश का अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इनसे बताना है कौन सा कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ना। कामयानी यही लिखे है ना, बताया था ना, बहुत फेमस बुक है इनका कामयानी। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी या फिर इनमें से सभी। क्या आंसर होना चाहिए? इनमें से सभी लगा दें, चलिए लगा दे रहे हैं। इनमें से सभी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और आप लोग लाइक को काहे नहीं करते हैं जी? इतना सारा लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम एक टपाक पानी लगा दीजिए, लाइक हो जाएगा, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे हम। तो क्या मेरी खुशी आपको पसंद नहीं है? अरे लगाया कीजिए थोड़ा बहुत लाइक वगैरह। गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाने का क्या अर्थ है? बहुत भाई जो है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। वैसे लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कर दिया कीजिए, जो फीडबैक होता है दे दिया कीजिए, थोड़ा सा मैं हैप्पी हो जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं गुलछर्रे उड़ाना का क्या अर्थ होता है। गायब होना, ठुकरा देना, मौज मस्ती करना या फिर मतलब का साथी। तो गुलछर्रे उड़ाना ये तो बार बार बोला जाता है कि दिन भर तो गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तो क्या होता है? इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना, ठीक है, मौज मस्ती करना। तो गुलछर्रे उड़ाना ये मेरे लिए बहुत बार यूज किया गया है घर में, ठीक है। दिन भर मैं इधर उधर रहता तो शाम को आता तो बोला दिन भर गुलछर्रे उड़ा, ठीक है, दिन भर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, तो मुझे तो खास कर पता है मौज मस्ती करना। और एक मुहावरा और मेरे पापा यूज करते थे, मुहावरा दिन भर मतलब आहरे बारे रात के सोचे डरे। ये दो चीज़ बहुत यूज किया गया है मैंने, दिन भर आहरे बारे और रात को सोचे डरे। बहुत इंटरेस्टिंग मुहावरा होता है। अनुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनुज का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? कनिष्ठ, बेसहारा, अनोखा या फिर नापाक। तो आप लोग को देखने को मिलेगा अनुज जो होता है ना उसका होगा कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ शब्द होगा। जैसे अनुज मतलब क्या होता है? छोटा, तो उसको बोलते हैं अनुज, कनिष्ठ होता है ना। और कनिष्ठ का उल्टा देखिए ऐसे, तो अनुज का क्या हो जाएगा? अनुज का आप लोग अग्रज बोलते हैं, जो जिसका जन्म पहले हुआ है। और ऐसे अगर पूछेंगे कनिष्ठ का, तो इसका ज्येष्ठ लगा लीजिएगा ना। ज्येष्ठ भ्राता होता है ना, ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई, और कनिष्ठ मतलब होता है छोटा भाई, क्लियर। चलिए मतलब भाई नहीं बहन भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करने लगेंगे। कल मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर दिया तो सारे लोग तलवार निकल के खड़े हो गए कि सर फ़ॉन्ट चेंज कीजिए। चलिए चेंज कर दूंगा। निम्न में से कौन सा माह कार्तिक के बाद आता है? तो याद है आपको? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फाल्गुन, याद है? तो कार्तिक के बाद क्या आता है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन। अगहन को आप लोग मार्गशीर्ष भी बोलते हैं ना, याद रख लीजिएगा इसको, यही है मार्गशीर्ष, ठीक है। तो अगहन को, कार्तिक बाद अगहन आता है ना। चलिए कुवार को आश्विन भी बोलते हैं, तो दो नाम है उसका, तो याद रखिएगा। तो कार्तिक को मार्गशीर्ष के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं।
देख लीजिएगा। चैत वही है जिसमें आप लोग सरहुल पर्व मनाते हैं झारखंड वासी। यहाँ तक आते हैं तो वीडियो कैसा लगा उस जरूर बताइएगा। जीएच लिख के जाइएगा, आपका जय हिंद हो जाता है, तो लिखने में शर्माइए नहीं, ठीक है। और बाकी एंजॉय करते रहिए, बहुत सारा चीज़ तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ धीरे धीरे, डेली तो आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आज शाम को 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ना। झारखंड हिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है और आपको देखने को मिलेगा झारखंड में जो विद्रोह हुआ था, जितना रिवोल्ट हुआ था, सारा मैं चर्चा करने वाला हूँ। और विद्रोह से क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शाम को जरूर मिलेगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धोखेबाजी के लिए क्षमा याचना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे 9 बजे बोल के 8 बजे बोल के मैं लेट करता हूँ। तो चलिए क्या करो, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारा। मैं जैसे कि हुआ क्या ना कि आज जहाँ से मैं मटेरियल उठाया वहाँ से मतलब बहुत सारा मतलब क्वेश्चन कहीं गलत भी रहता है, तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी जो है ना सब मुझे लेट हो जाता है। तो चलिए जो भी हो, देर आए सवेरा आए, उतना टेंशन लेकर नहीं चलते हैं। तो सुबह में एक वीडियो मिल ही जाता है। कोशिश तो कर रहा हूँ कि 8 बजे के आसपास किया जाए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। चलिए बहुत हो गया। वंदे भारत।